हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से नए मोटिवेशन, जोश और उत्साह के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। फटाफट से आप सभी दोस्त आज के इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए प्रतिदिन हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, तो जिसके माध्यम से आप सभी दोस्त बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, एसएससी के द्वारा दोस्तों अपना सारे एग्जाम्स के जो पैटर्न है चेंज कर दिया गया है, वो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस। सभी दोस्तों एग्जाम्स के लिए दोस्तों जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है दोस्तों। सीएचएसएल और साथ ही साथ में सीजीएल में टियर 2 में भी दोस्तों जीके जीएस है, और साथ ही साथ में एमटीएस की बात की जाएगी तो उसका पूरा सिलेक्शन दोस्तों जीके जीएस और इंग्लिश के बेस पर ही होना है। तो इसलिए दोस्तों आप जीके जीएस को हल्के में नहीं लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे हमारे साथ में जुड़कर। हम प्रतिदिन आपके लिए दोस्तों एसएससी के द्वारा पिछले गत वर्षों में पूछे जा रहे प्रश्नों को एक एक करके ला रहे हैं और उनका दोस्तों डीपली एनालिसिस करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एसएससी अपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बार बार पूछ रहा है। तो इसलिए सभी दोस्त हमारे साथ में जुड़कर अपनी बेस्ट तैयारी करेंगे। यहाँ पर दोस्तों पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या है, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, मोघियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है दोस्तों भारत। तो मोघियापत्तन की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मोघियापत्तन दोस्तों बांग्लादेश में स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मोघियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। अगर बात की जाएगी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखें, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और अगर दोस्तों मुद्रा की बात की जाएगी तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों है टका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और यहाँ की दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है संसद का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाए बांग्लादेश की संसद का नाम, तो बांग्लादेश की संसद का नाम है दोस्तों जातीय संसद। ध्यान रखेंगे, जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है। दोस्तों बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश दोस्तों 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। उस समय दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1972 में दोस्तों इंदिरा गांधी के समय के दौरान दोस्तों आपातकाल लगाया गया था। अगर बात की जाएगी दोस्तों बांग्लादेश का संस्थापक कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बांग्लादेश का संस्थापक कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। नाम याद रखेंगे सभी दोस्त, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान दोस्तों कौन है? शेख मुजीबुर रहमान दोस्तों बांग्लादेश के संस्थापक हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की अगर बात की जाएगी भाषा क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बांग्लादेश की दोस्तों भाषा बंगाली है। बांग्लादेश की भाषा क्या है? बंगाली है। और बांग्लादेश का खेल कौन सा प्रसिद्ध है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश का खेल दोस्तों कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कबड्डी। और यहाँ की फेमस नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश की प्रसिद्ध नदी जिसका नाम है सुरमा। तो दोस्तों इसी तरीके से हर एक प्रश्न का सूपड़ा साफ करने वाले हैं आपके साथ में, तो सभी दोस्त हमारे साथ में लास्ट तक बने रहेंगे और अपने एग्जाम की दोस्तों बेस्ट तैयारी करेंगे। हर एक क्वेश्चन का दोस्तों हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो सभी दोस्त बने रहेंगे लास्ट तक अपने एग्जाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए। अगर दोस्तों वाकई में सेशन में मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक, शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों और अच्छी एनालिसिस कराने के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, देखेंगे सभी दोस्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? नहीं, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। तो कौन सा आर्गन है दोस्तों जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? ऑप्शन ए है वृक्क, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है दोस्तों प्लीहा, या फिर ऑप्शन डी है लार ग्रंथि। तो दोस्तों कौन सा आर्गन है जिससे पानी, वसा और कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों वृक्क।
वृक्क की अगर बात की जाएगी तो वृक्क का कार्य क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वृक्क का कार्य होता है रक्त की अशुद्धियों को छानना, रक्त की अशुद्धियों को निकालना दोस्तों इसका कार्य है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रक्त की अशुद्धियों को निकालना दोस्तों किसका काम है, तो रक्त की अशुद्धियों को निकालना दोस्तों वृक्क का काम है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है वन आच्छादन के कम होने का कारण है। तो वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है दोस्तों निर्माण उद्योग, ऑप्शन सी है बढ़ती हुई आबादी, या फिर ऑप्शन डी है लाल ग्रंथि। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वन आच्छादन के कम होने का कारण है बढ़ती हुई आबादी। दोस्तों आबादी के बढ़ने के कारण दोस्तों वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। वहाँ पर दोस्तों विशेष प्रकार की इमारतें और अस्पताल और रहने के लिए दोस्तों रहने की सुविधा के लिए दोस्तों वनों की कटाई की जा रही है। तो वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है, बढ़ती हुई आबादी। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसको कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं का माना जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को माना जाता है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी सूत्र कणिका, तो सूत्र कणिका क्या है इसे कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सूत्र कणिका दोस्तों ये इसको इंग्लिश में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों सूत्र कणिका को कहते हैं। और दोस्तों इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज दोस्तों अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों 1886 में दोस्तों इसकी खोज की थी। अगर बात की जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी ऊर्जा, इसमें दोस्तों एटीपी अणुओं में ऊर्जा संचित होती है। इसमें ऊर्जा दोस्तों एटीपी के अणुओं में संचित होती है। इसे दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी गोल्जी काय, तो गोल्जी काय दोस्तों इसे गोल्जी बॉडीज के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी बॉडीज के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाएगी गोल्जी काय की खोज की, तो इसकी खोज दोस्तों किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी, सभी दोस्त बताएंगे, कैमिलो गोल्जी ने दोस्तों इसकी खोज की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कैमिलो गोल्जी। अगला दोस्तों लाइसोसोम की अगर बात की जाएगी तो यह दोस्तों अंतःकोश की पाचन में सहायक होता है। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें दोस्तों लाइसोसोम में दोस्तों क्या पाया जाता है, पाचन एंजाइम। क्या पाया जाता है, पाचन एंजाइम पाया जाता है। साथ ही साथ में अगर लाइसोसोम की बात की जाएगी तो इसे दोस्तों आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला दोस्तों क्या है प्रश्न, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मलेरिया को पैदा करता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्न में से कौन मलेरिया को पैदा करता है, ऑप्शन ए है कीट, ऑप्शन बी है दोस्तों बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है दोस्तों वायरस। तो कौन मलेरिया को पैदा करता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों प्रोटोजोआ मलेरिया को पैदा करता है, ऑप्शन सी इसमें एकदम करेक्ट आंसर है। मलेरिया दोस्तों किसके द्वारा फैलता है, तो प्रोटोजोआ और दोस्तों प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम से दोस्तों यह फैलता है। साथ ही साथ में अगर बात की जाएगी मलेरिया की, तो यह दोस्तों परजीवी संक्रमित मच्छरों के द्वारा फैलता है। इससे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। तो ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी है मृदु इस्पात, ऑप्शन सी है कठोर इस्पात, या फिर ऑप्शन डी है नर्म लोहा। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ट्रांसफार्मर के कोड के लिए दोस्तों सर्वोत्तम द्रव्य क्या है, नर्म लोहा। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
अगला प्रश्न है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, बताएंगे सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है। ऑप्शन बी है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। ऑप्शन सी है दोस्तों सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ऑप्शन डी है कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी बराबर होती है। तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या दोस्तों, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या दोस्तों परमाणु क्रमांक के बराबर भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। या दोस्तों बराबर और अधिक दोनों ही हो सकती है। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी है इसका दोस्तों शून्य से अधिक कोई मूल्य हो सकता है। या फिर ऑप्शन सी है कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी है सदा धनात्मक होती है। तो किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दोस्तों कभी धनात्मक नहीं हो सकती है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की दोस्तों ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। क्षैतिज मार्ग वक्र होता है अपेक्षाकृत लोचदार, पूर्ण बेलोच। ऑप्शन सी है पूर्ण लोचदार। ऑप्शन डी है एकक लोच वाला। तो क्षैतिज मार्ग वक्र दोस्तों कैसा होता है? एकक लोच वाला होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्षैतिज मार्ग वक्र कैसा होता है? एकक लोच वाला होता है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग के द्वारा होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग दोस्तों नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है दोस्तों मिनी माता। ऑप्शन बी है अस्थि सुस्थिरता। ऑप्शन बी सी है दोस्तों ब्लू बेबी। ऑप्शन बी डी है दोस्तों एस्बेस्टोसिस। दोस्तों सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नाइट्रेट से संदूषित होने वाले जल, जब दोस्तों नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो अस्थि सुस्थिरता होता है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी मिनी माता रोग की, तो यह दोस्तों मिथाइल मरकरी से होता है। मिथाइल मरकरी से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो मिथाइल मरकरी से दोस्तों फैलने वाला रोग है मिनी माता रोग। और यह दोस्तों क्या होता है? गंभीर पारा होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी ब्लू बेबी, तो ब्लू बेबी दोस्तों किससे होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नाइट्रेट की विषाक्तता से कौन सा दोस्तों रोग होता है? नाइट्रेट की विषाक्तता से दोस्तों ब्लू बेबी रोग होता है। और इसमें दोस्तों ब्लू बेबी इसमें दोस्तों स्किन का रंग कैसा हो जाता है? तो त्वचा का रंग दोस्तों इसमें नीला हो जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से होता है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रतौंधी, स्कर्वी, सूखा। ऑप्शन डी है ये सभी। तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों सूखा रोग होता है। विटामिन डी की अगर बात की जाएगी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी दोस्तों यह सर्वाधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश में दोस्तों क्या पाई जाती है? सूर्य के प्रकाश में दोस्तों विटामिन डी पाई जाती है। विटामिन डी की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों विटामिन की खोज किसने की है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। विटामिन की खोज किसने की है? तो विटामिन की खोज अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे विटामिन की खोज ल्यूनिन तथा हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? ल्यूनिन तथा हॉपकिंस ने दोस्तों किसकी खोज की? विटामिन की खोज की। और विटामिन को नाम दोस्तों किसने दिया था? विटामिन को नाम दोस्तों फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन को नाम दिया था, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आप यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है इतिहास, ऑप्शन सी है दोस्तों नाटक, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों नृत्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं? व्यास सम्मान दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों सरस्वती सम्मान दोस्तों ये भी दिया जाता है। साथ ही साथ में साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल प्राइज भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके साथ में दोस्तों भारत रत्न भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत रत्न भी दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला दोस्तों प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है संविधान की व्याख्या कौन करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों संविधान की व्याख्या कौन करता है? विधानमंडल, ऑप्शन बी है दोस्तों कार्यपालिका, ऑप्शन सी है नगरपालिका, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो संविधान की व्याख्या कौन करता है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है संसद के किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी है लोक उपक्रम समिति। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है प्राक्कलन समिति। संसद के किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है प्राक्कलन समिति। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? ऑप्शन ए है दोस्तों औद्योगिक उत्पाद के लिए, ऑप्शन बी है दोस्तों कृषि उत्पाद के लिए, ऑप्शन सी है दोस्तों भेषज उत्पाद के लिए, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कृषि उत्पाद। दोस्तों कृषि उत्पाद दोस्तों CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है किसके साथ में करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लागत का उत्पादन के साथ में, लागत का दोस्तों निवेश के साथ में, ऑप्शन सी है दोस्तों निवेश का उत्पादन के साथ में, या फिर ऑप्शन डी है मजदूरी स्टार का लाभ के साथ में। तो दोस्तों उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है किसके साथ में? निवेश का उत्पादन के साथ में। निवेश का उत्पादन के साथ में दोस्तों उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया है, तो यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों एकाधिकार प्रतियोगिता सिद्धांत दोस्तों एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा प्रतिपादित किया? एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा दोस्तों एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है दोस्तों जौ, ऑप्शन सी है दोस्तों रेपसीड, ऑप्शन डी है दोस्तों जूट। तो कौन दोस्तों इसमें भारत की रबी की फसल नहीं है? इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों जूट भारत में रबी की फसल नहीं है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर बात की जाएगी रबी की फसल की, तो रबी की फसल की बुआई दोस्तों कब होती है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नवंबर माह में दोस्तों इसकी बुआई होती है। नवंबर में क्या होती है? नवंबर में दोस्तों इसकी बुआई होती है और मार्च माह में दोस्तों इसकी कटाई होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नवंबर में बुआई और मार्च में दोस्तों इसकी कटाई होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी रबी की, तो रबी यहाँ पर इसका जूट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। रबी की फसलों को याद करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक है, इसे याद रखेंगे सभी दोस्त। रबी की फसलों के ट्रिक है
ध्यान रखेंगे, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, इसे याद रखेंगे, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। दोस्तों यह एक ट्रिक है, इसे सभी दोस्त याद रखेंगे। इसकी सहायता से आप लोग आसानी से रबी की फसलों को याद कर सकते हैं। तो रबी, तो दोस्तों रबी में कौन कौन सी होती है? आरजू, आ से बनता है दोस्तों आलू, ध्यान रखेंगे, आ से बनता है आलू, रा से बनता है दोस्तों राई, जू से बनता है दोस्तों जौ, और दोस्तों के यहाँ पर साइलेंट है, सा से बनता है दोस्तों सरसों, क्या बनता है? सरसों। चा से दोस्तों बनता है चना, चा से बनता है चना, गा से बनता है दोस्तों गेहूं, क्या बनता है? गा से बनता है गेहूं, और माँ से बनता है दोस्तों मटर, और साथ ही साथ में दोस्तों में से बनता है मसूर, में से बनता है मसूर। तो इस तरीके से आलू, गेहूं, जौ, सरसों, चना, गेहूं, मटर और मसूर, ये दोस्तों रबी की फसल है। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीन शॉट रखना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में स्थलीकृत मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बताता है? तो भारत में स्थलाकृति मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बताता है? ऑप्शन ए है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी है भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में स्थलाकृति मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बताता है? तो दोस्तों स्थलाकृत मानचित्र की बात की जाएगी तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण बताता है। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ऋग्वैदिक आचार्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य से पुष्टि होती है। तो किस तथ्य से पुष्टि होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ऋग्वैदिक आचार्य दोस्तों पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्टि होता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, ऑप्शन बी है दोस्तों अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते हैं, ऑप्शन सी है पुरोहित को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी ना कि जमीन, और ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो ऋग्वैदिक आचार्य पशुचारी लोग थे, यह तथ्य किससे प्रकट होता है? तो दोस्तों ऋग्वैदिक आचार्य दोस्तों पशुचारी लोग थे, यह तथ्य दोस्तों किससे प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें दोस्तों सभी कथन सत्य है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सभी कथन सत्य होने के कारण दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार जितने लोग जुड़े हैं लाइक और शेयर जरूर करेंगे, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट सेशन है। एक बार सभी दोस्त लाइक, शेयर और साथ ही साथ में दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो फटाफट से सभी दोस्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन बी है दोस्तों कमला हैरिस, ऑप्शन बी है सना मरीन, ऑप्शन डी है दोस्तों जैसिंडा केट लॉरेल आर्डन। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट में खिताब जीतकर किस देश ने जीता है? खिताब किस देश ने जीता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महिला एशिया कप 2022 में क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है, इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है इंडिया दोस्तों। तो महिला एशिया कप 2022 में क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता था, इंडिया ने जीता था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है दोस्तों एनी एनॉक्स, पीटर हैंडका, या फिर दोस्तों अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ऑप्शन डी है दोस्तों ओल्गा तोकारक जुग। तो सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो हाल ही में किसे दोस्तों 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है एनी एनार्क्स। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नए अटॉर्नी ऑफ जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत के नए अटॉर्नी ऑफ जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकटरमणि को। किसे नियुक्त किया गया है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आर वेंकटरमणि को दोस्तों नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखें, आर वेंकटरमणि को। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से कोई नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाएगी, सभी दोस्त बताएंगे भारत के वर्तमान समय में सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सीडीएस अगर पूछा जाए तो अनिल चौहान को दोस्तों नियुक्त किया गया है सीडीएस। इन ऑप्शन में से दोस्तों इसमें से कोई नहीं था। अगर बात की जाएगी अनिल चौहान की, तो अनिल चौहान दोस्तों वर्तमान समय में भारत के सीडीएस हैं। पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, सेफ महिला चैंपियनशिप दोस्तों 2022 का खिताब किस देश ने जीता था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब दोस्तों किस देश के द्वारा जीता गया? एक बार सभी दोस्त जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है दोस्तों भारत और ऑप्शन डी है दोस्तों भूटान। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा जीता गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा जीता गया? तो बांग्लादेश के द्वारा यह दोस्तों जीता गया। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों प्रतिदिन हमारे साथ में जुड़कर दोस्तों एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल तथा एमटीएस के दोस्तों जीके जीएस की बेस्ट तैयारी करेंगे और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लास्ट में दोस्तों बस वही कहना चाहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।